વડોદરામાં તસ્કરોને પણ શરમાવે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। વડોદરાના ઓલ્ડ પાદરા રોડ પર એક કેફેમાંથી કુંડીની ચોરી કરતો શખ્સ સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગયો છે। કેફે બહાર મૂકેલા કુંડાની એક મોંઘી દાટ કારમાં આવેલા શખ્સે ચોરી કરી છે। આ કુંડું ચોરનાર વ્યક્તિ 11 લાખ રૂપિયાની કારમાં આવ્યો અને કુંડાને પોતાની કારમાં રાખીને ફરાર થઈ ગયો હતો। આ ઘટના 23મી તારીખની છે। સોશિયલ મીડિયામાં પણ આ ઘટનાને લઈને ખૂબ ચર્ચા ચાલી રહી છે। ત્યારે સવાલ ઉભો થાય છે કે હાઈ પ્રોફાઇલ લોકોને ચોરી કરવાની આખરે જરૂર શું પડે છે? શું આ ચોરીની આદતથી એ પરેશાન છે? શું ચોરી કરવાની ટેવ કોઈ બીમારી છે? કેમ તેઓ વારંવાર આ પ્રકારની હરકત કરવા માટે મજબૂર થતા હોય છે? આવા અનેક પ્રકારના સવાલોના હવે જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। तो आज मुद्दा पर આપણે ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ગયા છે વડોદરાથી સાયકોલોજિસ્ટ, ફાઉન્ડર એન્ડ ફોરેન્સિક સાયકોલોજિસ્ટ ડોક્ટર રીનાબેન શર્મા। રીનાબેન, સ્વાગત આપનું। રીનાબેન, ઘણીવાર આપણે ક્રાઇમના બનાવો જોઈએ છે। ક્રાઇમના અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે। કોઈ વ્યક્તિ એવી માનસિક બીમારીથી પીડાતું હોય છે જે ન કરવા છતાં પણ તે એ આદતથી મજબૂર હોવા છતાં એ ક્રાઇમ કરતું હોય છે। જ્યાં સુધી વડોદરાના અત્યારે આપણે કિસ્સાની વાત કરી રહ્યા છે। ચોરીના રવાડે જે લોકો ચડતા હોય છે અથવા તો જે વ્યક્તિઓ પકડાતા હોય છે એ બધાની પૂછપરછમાં હંમેશા કોઈની મજબૂરી સામે આવતી હોય છે, કોઈ જરૂરિયાત સામે આવતી હોય છે। પરંતુ આ એક કિસ્સો એવો છે કે આ ચોરી નથી એવી કોઈ મજબૂરી અથવા તો નથી એવી કોઈ જરૂરિયાત, તો પછી ચોરી કરવા પાછળ અને તે પણ કુંડાની ચોરી કરવા પાછળ આવા કિસ્સાઓમાં આવા ચોરના માનસિકતાને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? પહેલા તો ओके सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि उनको क्या किसी तरह का डिसऑर्डर है कि उन्होंने किसी मानसिक प्रभाव में आकर ये चीज करी है। अगर वो क्लियर है तो थोड़ा सा हमें बातचीत के थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई उनका क्या नीड था, उन्होंने क्यों ये करा। एक क्लिप्टोमेनिया मेनिया नाम की एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, जिसमें हम बोलते हैं कि इट इज इनएबिलिटी टू कर्ब योर अर्जेस। मतलब जो आपकी क्षमता है कि जिससे आप कि मान लीजिए आप शॉप करने गए तो अचानक से कोई कपड़ा नहीं उठा लेंगे और अचानक से कोई वहां गिफ्ट रखा या कोई भी चीज रखी तो वो उठाकर अपनी जेब में नहीं डाल लेंगे। पर अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो लोग इस अर्ज को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते और वो लोग छोटी चीजें जो इनवैल्यूएबल हो सकती है उनके लिए, उनको शायद उसकी जरूरत भी ना हो, लेकिन वो उसको उठाकर शायद अपनी जेब में रख लेंगे या उसको अपने उसमें रख लेंगे और फिर बाद में शायद हो सकता है कि वो जाके लौटा भी दे या किसी और को दे दे। वो चीज जो है उनके महत्व की नहीं होती है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है, काफी सीरियस डिसऑर्डर है और इस पे काफी रिसर्च भी अभी तक हो रही है कि ये क्यों होता है, इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। બિલકુલ। રીનાબેન, આપ જણાવી રહ્યા છો કે આ એક પ્રકારનો ડિસઓર્ડર હોઈ શકે, આ બીમારી હોઈ શકે। શું ખરેખર એક હાઈ પ્રોફાઇલ વ્યક્તિ જેને પૈસે ટકે સુખી સંપન્ન છે પણ તેને જો ચોરી માટેની લત લાગી છે તો તેને આપ એક બીમારી સ્વરૂપે ગણશો કે પછી એક આદત સ્વરૂપે ગણશો? देखिए, हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें हमें समझना पड़ता है कि ये जो उनको हो रहा है, जो भी सिम्टम हमें दिख रहा है वो क्या है। हम सिर्फ आदत बोलकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम जब आम भाषा में बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि अच्छा इसको झूठ बोलने की आदत है या इसको ऐसे ही गलत तरीके से चीजों को समझने की आदत है। पर हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम असेसमेंट जब करते हैं तो उसको हर चीज को ऐसा भी नहीं है कि हमें बाल की खाल निकालना है, लेकिन हमें चीजों को समझने की जरूरत है कि ये अगर एक सिम्टम दिख रहा है तो उसके पीछे बिहेवियर क्या है। अगर हम बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ एक ऐसा बोल देने से कि अरे ये इसकी गलत आदत है, ये ऐसा करते हैं, तो क्या होता है कभी भी उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। एंड स्पेशली इन क्लेप्टोमेनिया दिस इज फुल ऑफ पीपल आर समवेयर अशेम्ड। उन लोग को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे फियर है। पहली चीज कि हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ ले, हो सकता है कि कोई देख ले मुझे ये करते हुए, तो बहुत ज्यादा उनको अंदर गिल्ट, शेम, इस तरह की फीलिंग्स भी बहुत आ जाती है। दूसरा, हमारे देश में आप देखेंगे वैसे तो सभी जगह ऐसा स्टिग्मा है, लेकिन हमारे देश में और भी ज्यादा है कि कोई भी खुलकर मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करना चाहता, राइट। तो उस ऐसे केस में ये चीजें जो है ये और ज्यादा दब जाती हैं और लोग अपने भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते और इसी कारण वो सही तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता।
બિલકુલ. રીનાબેન, આપ જણાવી રહ્યા છો કે મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ઘણા લોકો આવું કરતા હોય છે. ઘણા એવા લોકો હોય છે જે પોતાની આ બીમારી હોય એ બીજાને નથી કહી શકતા, એ છુપાવતા હોય છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે ચોરીના કિસ્સામાં, જેમ અત્યારે શરૂઆતમાં પણ વાત કરી કે સ્વસ્થ લોકો, બધી રીતે ઓકે લોકો હોય, પણ તેમની જરૂરિયાત અથવા તો એવી કોઈ મજબૂરી હોય જેમને કદાચ ચોરીના રવાડે ચડાવતા હોય. પણ આપણે અત્યારે જે સ્પેશિયલ કેસમાં વાત કરી રહ્યા છે, આવા કેસમાં જો આવી કોઈ વ્યક્તિને ટેવ પડી હોય તો શું એ વ્યક્તિના એવા કોઈ લક્ષણો હોય છે અથવા તો એ વ્યક્તિ સ્વસ્થ જ હોય છે? શું તેને કોઈ આદતો પરથી અથવા તો તેની હરકતો પરથી, હલનચલન પરથી આપણે ધારી શકીએ કે આ વ્યક્તિને આવી કોઈ બીમારી હશે, કોઈ લક્ષણો હોય છે खरा? हाँ, उनको बहुत एंजाइटी होती होगी। देखिए, पहली चीज जो मैं बोल रही हूँ वो हम बहुत एक जेनरिक बात कर रहे हैं राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि सभी जिन लोग को एंजाइटी होती है या सभी इंसान जो चिंता करते हैं उनको इस तरह की चीजें हों, है ना। तो हम अब एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। और उस स्पेसिफिक केस में हमें ये दिख रहा है कि वो एक उनको वो नॉर्मल हेल्थ है और उनको ये एक इम्पल्सिव और कंपल्सिव उनको एक अर्ज होती है कि वो चीजें उठाकर चुराए और इस तरह से करें। तो वो काफी क्लियर सिम्टम्स हैं ऑफ क्लेप्टोमेनिया। और इसमें ये भी एक चीज होती है कि बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं अगर वो ये एक्ट ना करें तो। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप लेवल पे लेके जाऊं, साइकोलॉजिकल लेवल पे, अगर ब्रेन केमिस्ट्री आपको बताऊं, तो उसमें यह होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें सेरोटोनिन नाम का हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो अगर लेस हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है, तो इस तरह के जो हमारा एक बिहेवियर को रेगुलेट करने की जो हमारी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। दूसरा होता है हमारा डोपामिन, जो काफी फेमस है, काफी लोगों को समझ आता होगा। डोपामिन ये भी दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसको हम कहते हैं प्लेजर हार्मोन। अब इसमें ये चीज जब बढ़ती है तो इससे हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। अक्सर जब कोई क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर के अंडर जो भी इंसान है वो अगर कोई चीज उठाते हैं तो उनको एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अर्जुन की जो है वो सेटिस्फाई हुई और उनको एक प्लेजर मिलता है। तो ये पूरा तरह से जो केमिकल इम्बैलेंस हमारे ब्रेन में हो जाता है उसके कारण भी ये सब चीजें होती हैं। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है और ऑफ कोर्स हमें ये समझने की जरूरत है कि एक प्रॉपर असेसमेंट होगा, एक साइकोथेरेपी होगी, एक उनको मेडिकेशन दिया जाएगा तो चीजें ठीक हो सकती हैं। हैविंग सेड दैट, हम ये नहीं बोलेंगे कि जितने भी चोरी होती है उन सबको ये इशू है या ये डिसऑर्डर है। कई लोग बाय चॉइस भी करते हैं, कई लोग को ये भी लगता है कि ठीक है इट्स इजी मनी, ओके, तो वो भी एक રીઝન હોતા है। બિલકુલ. ડોક્ટર રીના, આપણે એ પણ ચર્ચા કરવી છે કે જે વ્યક્તિઓમાં આ ડિસઓર્ડર જોવા મળ્યો છે, જે વ્યક્તિઓ આ બીમારીથી પીડાય છે, એ લોકોમાં આ ચોરી કરવા સિવાય બીજી એવી કઈ કઈ વિકૃતિ જોવા મળે છે? એમાં બીજી કયા કયા એવી ખોટી આદતો આપણે જોઈ શકાય? मैं खोटी आदत से ज्यादा मैं बोलूंगी वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। कई हो सकता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, इम्पल्सिवली कुछ चीजों को एक्ट कर दें जहां पर एक नॉर्मल पद्धति से रहने वाले लोग शायद न कर पाए, पर उनमें थोड़ा सा एक उत्तेजित हो जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी से अपने रिएक्शंस दे देते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, एंजाइटी होती है जो कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिलेगा, रिलैक्सेशन थेरेपी मिलेगी, एक एक्सपोजर थेरेपी मिलेगी, तो उससे वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। બિલકુલ. આપે જે રીતે જણાવ્યું ડોક્ટર કે આવી કોઈ બીમારી હોય તો તેની જે સારવાર છે અથવા તો તેનું કાઉન્સેલિંગ છે એ શક્ય છે. અચ્છા, કોઈ વ્યક્તિ જેને ખબર પણ છે કે તે કદાચ આવી કોઈ બીમારીથી પીડાય છે અથવા તો એવા કોઈ વ્યક્તિના પરિવારને ખબર છે કે તેનો પરિવારનો કોઈ સદસ્ય આ પ્રકારની બીમારીથી, સૌથી પહેલા તેઓએ શું સ્ટેપ લેવા જોઈએ? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। परिवार को अगर हम साथ में रखें और परिवार अगर उनको सपोर्ट करे तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है और बहुत जल्दी हमें उनमें इम्प्रूवमेंट भी दिख सकता है। अक्सर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा है स्टिग्मा। अगर और परिवार वाले ही अक्सर ये बोलते हैं कि कुछ नहीं है ऐसा, चुप रहो, मत बताओ इस बारे में, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो जब परिवार मिलता है तो एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान निकल कर आता है। परिवार को क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा अगर वो कुछ कर सकते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर को मिलकर, एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट को मिलकर वो एक अच्छा सा डायग्नोसिस निकलवा कर उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि जो भी है ये सिचुएशन है, लेट्स एक्सेप्ट इट और इसका हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली करेंगे।
तो दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि एक जो फैमिली की तरफ से जो शेम आता है, रिलेटिव्स की तरफ से जो शेम आता है, उसके कारण भी कई लोग इसमें खुलकर बोल नहीं पाते कि उनको क्या हो रहा है या ये एक अर्ज हुई है और उसको वो कैसे ठीक करें। બિલકુલ ડોક્ટર એના આની કાઉન્સેલિંગ જો કરવામાં આવે આવા કોઈ વ્યક્તિનું અથવા તો આવી જેની માનસિકતા છે જેને માનસિક રોગ આ પ્રકારનો છે તો કાઉન્સેલિંગથી તેને કેટલી હદે આમાંથી બહાર કાઢી શકાય છે? जी, काउंसलिंग से भी ऊपर होता है साइकोथेरेपी। ठीक है, काउंसलिंग एक हर लेवल होते हैं काउंसलिंग के भी, तो काउंसलिंग से भी ऊपर होता है साइकोथेरेपी, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉक थेरेपी। काउंसलिंग में भी होती है थेरेपी, लेकिन साइकोथेरेपी में एक ऊपर का लेवल होता है जहाँ पे बहुत सारी मोडालिटीज यूज की जाती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी बोलते हैं, या एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। अब इसमें क्या होता है कि हम जब, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निशन मतलब हमारी सोचने की क्षमता, हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार हैं, उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकें। तो इस स्पेशली इस डिसऑर्डर में, जहाँ पे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, तो इसमें हम अपने थॉट्स जो आए उनको, कि ये ऑटोमेटिक थॉट आया उनको कि मुझे ये चीज उठानी है, मुझे ये चाहिए, वरना मुझे ठीक नहीं लगेगा, तो उस थॉट को, ऑटोमेटिक थॉट को और उनके एक्शन, उसके बीच में हमें उनका रिएक्शन को संभालना है। तो विथ ट्रीटमेंट ये होता है कि हम उनको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर थिंकिंग एंड व्हाई दे आर थिंकिंग, और कब ऐसा उनको विचार ज्यादा आते हैं। कई बार ये होता है कि जब वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, या उनको किसी से रिजेक्शन मिल गया, या कोई कन्फ्लिक्ट हो गया किसी से, कहीं पे उनको एक वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनको एक, जैसे मैंने आपको कहा डोपामिन, जिससे प्लेजर हार्मोन बोला जाता है, तो वो एक वैलिडेशन सीख करने के लिए भी वो इस तरह का कोई एक एक्शन करते हैं। બિલકુલ ડોક્ટર તમે જણાવ્યું કે કાઉન્સેલિંગથી ઉપર એક સ્ટેપ હોય છે એ સાયકોથેરાપી, એ થેરાપીથી આ વ્યક્તિને આપણે તેનામાં સુધાર લાવી શકીએ અથવા તો તેનો એક સારવાર તેની આ પ્રકારની કરી શકીએ। અચ્છા, ડોક્ટરની સાથે સાથે પરિવારોનું પણ કેટલી જવાબદારી છે આવા વ્યક્તિ પર ધ્યાન રાખવું, અથવા તો પરિવારે કઈ રીતે હેન્ડલ કરવો જ્યારે એની સારવાર ચાલતી હોય એ આખા સમયગાળા દરમિયાન? बिल्कुल, परिवार को इसको, उन्हें ये समझना चाहिए, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, नॉट ओनली दिस, बट कोई भी मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड जो भी चीज है, एक समझना चाहिए, हमें नॉर्मलसी पे लेकर आना है। हमें कैसे बुखार हो जाता है तो हम तुरंत भागते हैं एक फिजिशियन के पास, तब हम ये नहीं सोचते कि अरे लोग क्या कहेंगे, या मुझे वो ब्लड टेस्ट करने को कहेगा तो मेरा क्या होगा, बट हम उसको एकदम सहज तरीके से लेते हैं। हमें इसी सहजता को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज है। तो ये जब सहजता आएगी कि फैमिली भी बोलेगी कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये आज हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा, जी, लेट्स फाइट दिस टुगेदर, तो वो सपोर्ट फैमिली का मिलेगा, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ડોક્ટર, એક છેલ્લો સવાલ, આવા વ્યક્તિ જે આ પ્રકારે બીમાર હોય છે, માનસિક તેમની બીમારી હોય છે, આવા વ્યક્તિની સારવાર પછી તેના ઠીક થવાની, તેની નોર્મલ જિંદગીમાં ફરી પાછું આવવાની કેટલી શક્યતાઓ છે સારવાર પછી? मैं तो कहूंगी काफी काफी परसेंटेज हाई है। अगर आप सिर्फ इसी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो 100%, क्योंकि ठीक है, इसमें शुरुआत में फिजिकली द पर्सन इज कम्प्लीटली हेल्दी, ठीक है, मेंटली उनको ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पैचेस में आते हैं, उनकी एक अर्ज है जो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर वो एक नॉर्मल रूटीन रखते हैं, और नॉट ओनली इन दिस, हम जनरली में मैं अगर आपको कहूंगी तो अगर हम एक नॉर्मल रूटीन रखें, ये ना सोचे कि एक दिन में जब मेरा एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, एक दिन मेरा क्लिप्टोमेनिया ठीक हो जाएगा, या एक दिन मेरा जब डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, उस दिन मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी, ऐसा नहीं होता है। आपको रोज अपना एक जो रूटीन है, जो आपका काम है, हर चीज को आप नॉर्मल लेवल पे करिए, और आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन भी क्योर हो रहा है, एंजाइटी और इस तरह के कोई भी डिसऑर्डर है वो भी क्योर हो रहा है। हमें उतना सहज रहना है। જી જી બિલકુલ, થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર રીના, આપ અમારી સાથે જોડાયા, ચર્ચા